हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 4 को। इसमें 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम 1 24 प्रैक्टिस सेट का जो था बुक वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हमारा किरण पब्लिकेशन का भी वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन होने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो BSSC से रिलेटेड अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 4 को। सेट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2020 टोक्यो ओलंपिक का मतलब 2020 ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो ये जापान के टोक्यो में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 2024 का फ्रांस में होगा। सऊदी अरब में कौन सा अभी होने वाला है? तो सऊदी अरब में 2034 का फीफा वर्ल्ड कप और 2034 का एशियाई खेल, इन दोनों का आयोजन सऊदी अरब में होने वाला है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 2024 में क्या है? तो 2024 में ब्राज़ील में G20 की अध्यक्षता होगी। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और 19वीं G20 की अध्यक्षता अब ब्राज़ील करेगा 2024 में। तो इन सभी बातों को याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो फैराडे पदक से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है अक्टूबर 2023 में? तो ये है आरोग्य स्वामी पॉलराज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा सुधा मूर्ति को, ये जो सुधा मूर्ति है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनको ध्यान में रखेंगे। और स्वाति नायक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया स्वाति नायक को। और मीरा चंद को मिला है कल्चरल मेडलियन एक पुरस्कार है जो कि कहाँ पे? सिंगापुर में इनको मिला है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय मूल के वैज्ञानिक आरोग्य स्वामी पॉलराज को फैराडे पदक 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है? तो भारत का किस देश के साथ रिश्ता जो है वो 50 साल का हो गया है? तो वो कोरिया गणराज्य के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4 सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो ये है 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है। इसमें 8 कौन कौन से देश हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ऐसे आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। ये 8 देश है सार्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 में। 5 किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? तो किस राज्य ने जीता है ये राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड? तो महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा। तो रेखा से बहुत सारे प्रीवियस सेट में भी क्वेश्चंस रहा है, तो इसलिए आप लोग इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा कुछ प्रसिद्ध है उसको आप ध्यान में रखेंगे। जो 2 देशों को विभाजित करती है उसके बारे में आप याद रखेंगे। 7 फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी स्थित है चाइना में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लहासा को ही भौगोलिक उपनाम के तौर पे फॉरबिडन सिटी के तौर पे जाना जाता है। कुछ और विश्व के भौगोलिक उपनाम है और उनसे जुड़े देश के भी नाम है, जैसे कि ग्रेनाइट सिटी से जाना जाता है स्कॉटलैंड को। एमराल्ड द्वीप, इससे जाना जाता है आयरलैंड को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका।
क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया, इंटरनल सिटी रोम और स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। तो ये कुछ भौगोलिक उपनाम थे और उनसे रिलेटेड देश के नाम थे, तो उसको आप याद रखेंगे। 8 त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो इसका संबंध किससे है? तो रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 9 व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और वर्ष 2023 में व्यास सम्मान किसको मिला? पुष्पा भारती को दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी व्यास सम्मान की? इसकी शुरुआत वर्ष 1991 से हुई थी और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पूछ ले कि नोबेल के बाद साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो मान बुकर पुरस्कार। और इसकी शुरुआत जो है ये हुई थी वर्ष 1969 से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11 नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है। तो नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान जो है ये 8वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवो जो है ये राजधानी है बेनिन की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 13 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 343। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 43% लोग जो है वो हिंदी को राजभाषा के मतलब हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। और पूछ ले कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी 343 में आधिकारिक सरकारी राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को रखा गया है। 14 द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक्स एमेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मेघनाद देसाई ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 स्तंभों का मिलान करें। तो इसमें स्तंभों का मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है, ये तो सही है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है ये नागपुर में है, ये भी सही है। उसके बाद है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कटक में। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय बेंगलोर में। तो सभी सही मिलान था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो आप PDF से सॉल्व कर लेंगे, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अब आगे देखते हैं GK GS के क्वेश्चंस को। 31 राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना में भारत के डैश के भीतर किन समूहों की पहचान नहीं की जाती है? तो ये हो जाएगा नृजातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और 2011 में भारत में कौन सी जनगणना हुई थी? तो ये 15वीं हुई थी। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना थी ये? तो ये 7वीं थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं, और जब से जनगणना स्टार्ट हुआ है तब से 15वीं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका शुभंकर क्या था 2011 जनगणना का, यानी कि आदर्श वाक्य? तो ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका जो आदर्श वाक्य था 2011 जनगणना का वो था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। नाउ 32 द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो W.A. फेयरशविश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वर्ष 1971 में हुआ था।
33 जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये कहाँ किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये कहा गया है महाभारत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूछ ले महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन उसके बाद जब इसका नाम भारत संहिता पर गया यानी कि महाभारत पर गया, तब इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। महाभारत में अगर वर्तमान में पूछ ले कितने श्लोक हैं, तो ये 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। और महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। और इसकी मूल रचनाकार कौन है महाभारत के, तो वो है महर्षि वेद व्यास। 34 निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के तहत प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया था, तो कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया था। 1833 में आंशिक तौर पे समाप्त किया गया था और 33 में कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया था। और 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था, तो भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है ये अपनाई गई थी। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसी को मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इन सभी को याद रखेंगे। 35 हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये वासुकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36 ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, किस घराने से संबंधित है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, तो इनका संबंध जो है ये बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह कौन सी जनजाति है। तो वो कौन सी जनजाति है, तो वो है भील जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये लोग अपने शरीर पे जो है वो गुदना गुदवाते हैं। गांव में पहले लोग गुदवाते थे, लेकिन ये जो राजस्थान की भील जनजाति है इन लोग में यह बहुत ही लोकप्रिय है। 38 निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। तो दिए गए ऑप्शंस में माउंट पोपा जो है यह एक मृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है, ये म्यांमार में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। माउंट फ्यूजियामा ये कहाँ पे, तो ये जापान में है। एटना कहाँ पे, इटली में है। और स्ट्रोम्बोली ये कहाँ पे, तो ये भूमध्य सागर में है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पूछ ले कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो वो अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। 39 निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो ये है खांगचेन दजोंगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम में है ये। 40 किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है, उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है, किसका सामना करना पड़ता है, तो विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 41 राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसकी चर्चा आर्टिकल 280 के अंदर दी गई है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 42 मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह जो वक्तव्य है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये वक्तव्य उन्होंने कब बोला था, 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 43 नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे। तो नील आयोग के अध्यक्ष थे WS सीटन कौर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 44
निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या है, वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही बात है। 1905 बंगाल विभाजन, ये भी सही है। 1909 मोरले मिंटो एक्ट, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं, ये 1920 में हुआ था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 61 भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो कंपनी को 180 दिनों के अंदर दिवाला समाधान की प्रक्रिया जो है ये पूरी करनी होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या होता है, जज के लिए प्रमोशन होता है, तब आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहा है, तो कितने वर्ष तक आप उसी कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको कम से कम जो है 10 वर्ष एडवोकेट होना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि आप जज के लिए प्रमोट हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मिनिमम 10 वर्ष का ये थ्रेशोल्ड होता है। 63 राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसे हम करते हैं कि राज्य की जनसंख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय 1000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की ये संख्या होती है कि वो एक वोट जो दे रहा है उसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यूएशन ऐसे निकाला जाता है। 64 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो मंत्रिपरिषद के बारे में जो चर्चा है ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74A के 1 में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये मंत्रिपरिषद जो होती है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। मंत्रिपरिषद के ही हेड जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन सभी को याद रखेंगे। आर्टिकल 74(1) में इस बात की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति की सलाह और उनके कार्य करने के लिए उनके साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। 65 हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुआ आंदोलन का प्रणेता जो है ये कौन था? तो हुइन फू शो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो आंदोलन है ये कहाँ पे शुरू किया गया था? वियतनाम में किया गया था 1939 में। ये वियतनाम से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 66 एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता था? तो एशिया के मरीज के नाम से चाइना को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तुर्की को क्या जाना जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज जाना जाता था। 67 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो है ये कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो ये 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये रीट क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा होता है तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रीट को जारी करती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 68 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, यह तो सत्य कथन है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है, ये भी सत्य है। हिंदू, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये गलत कथन है, तो इसलिए डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, ये जो कथन है ये गलत है। कुटिल लिपि का प्रचलन जो है ये कब से शुरू हुआ था? तो ये गुप्त लिपि है, तो ये गुप्त काल में शुरू हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 69 संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसकी चर्चा जो है ये किस आर्टिकल में है? 350 क में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसकी चर्चा 350 क में है। 70 पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है?
तो पंचायती राज के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। यह जो कथन है ये सही नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कब से प्रभावी हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से हुआ था, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बाकी जितने भी ऑप्शन थे ये सब सही थे, लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 71 योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि का संबंध जो है ये 1966 से 69 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। योजना अवकाश क्या था? तो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद क्या था, 3 वर्ष का योजना अवकाश था, क्योंकि क्या हुआ था कि 1962 का चाइना युद्ध हो गया था, उसके बाद 1965 भारत पाक युद्ध हो गया था, तो सही से विकास नहीं हो रहा था, इसलिए योजना अवकाश की अवधि रखी गई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 72 भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। तो ये कथन तो सत्य है। क्या हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 क्या लगाए गए थे, इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। जैसे कि कहाँ कहाँ पे लगाया गया था, दुर्गापुर में लगाया गया था, राउरकेला में लगाया गया था और भिलाई में लगाया गया था। 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, तो ये सब भारी उद्योग के अंतर्गत आता है। और दूसरा कथन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो ये कथन जो है ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है, दोनों कथन जो है यह सत्य है। 73 अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो असम को हड़प लिया था यांडाबू की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1824 से 26 तक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1824 से 26 तक, और 26 में क्या हुआ था, यांडाबू की संधि के तहत असम को हड़प लिया गया था। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि का संबंध किससे है? तो ये मराठा और अंग्रेजों से है। सुगौली की संधि ये अंग्रेज और नेपाल के मतलब गोरखाओं के बीच में हुई थी, अंग्रेज और गोरखा के बीच में 1816 में। और सालबाई की संधि ये कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 74 नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 75 महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू किया था। दांडी गुजरात में किस जिले में है? तो दांडी जो है ये नवसारी जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च को चालू हुआ था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो 6 अप्रैल से क्या होता है? तो 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, तो इस सबको याद रखेंगे। 91 निम्न में उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से संबंधित है भूरा रंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का तेल और तिलहन के उत्पादनों से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति का बागवानी उत्पादन से। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भूरा जो है, भूरा कलर, इसका संबंध उर्वरक से है। 92 असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का क्या नाम है? तो ये कौन सा पुल है? तो ये है बोगीबील ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कितना किलोमीटर का? 4.94 किलोमीटर का है। 93 भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर जो है ये सबसे कम केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो वर्तमान में 17 प्रति 1000 है, मतलब 1000 में जो 17 बच्चे हैं इनकी मौत होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 94 सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था?
तो शीशी शहर और शीशी दुर्ग का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 95 भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो वन नीति 1952 का संशोधन जो है ये किया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 97 हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो हाइड्रोजन जो है ये समूह 1 और समूह 17 के गुणों से मेल खाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समूह 1 और समूह 17 के गुणों से मेल खाता है। 98 निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए किसको प्रयोग किया जा सकता है? तो यह है संधारित्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल जो है ये 4 को हम जो है संधारित्र, इसको हम ऊर्जा संग्रहण के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 99 उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 100 एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो तत्व के समस्थानिक जो है ये किसमें भिन्न होते हैं? तो ये भिन्न होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इन तीनों में क्या है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 101 मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ये फाइलेरिया की वाहक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी को फाइलेरिया को ही क्या बोलते हैं? तो हाथी पाँव भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 102 धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुँचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। तो उत्तकों तक पहुंचने में वे किस नामक अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है? तो वे कोशिकाएं यानी कि कैपिलरीज में विभाजित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 103 ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है। और हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जो है इसको शाही रोग बोलते हैं, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, खून लगातार निकलते रह जाता है। 104 मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है ये 29 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हमारे शरीर में कुल कितना हड्डी होता है? तो कुल 206 होता है, लेकिन जन्म के समय में ये 300 हड्डी होता है, यानी बाल्यावस्था में 300 हड्डी और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी और खोपड़ी में 29 हड्डी। पूछ ले फेस पे कितना हड्डी होता है? तो फेस पे 14 हड्डी होता है। 105 निम्नलिखित में किसमें शल्क होते हैं? तो शल्क जो है ये किसमें होता है? तो ये होता है पीसीज में और सरीसृप में, पीसीज में और सरीसृप में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 123 मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज जो है ये 7.35 से 7.45 तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नींबू का पीएच कितना होता है? तो 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। सिरका का कितना होता है? 2.4 से 3.4 तक। और शराब का कितना होता है? तो 2.8 होता है। पानी का कितना होता है? पानी का 7 न्यूट्रल होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मूत्र क्या होता है? एसिडिक होता है, 5.5 होता है उसका। और लार का कितना होता है? तो लार भी एसिडिक होता है, 6.5 होता है। और ब्लड का कितना होता है? तो ब्लड हल्का बेसिक होता है, 7.3 होता है। 124 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत से यांत्रिक को बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर यांत्रिक को विद्युत में चेंज करना है तब किसका उपयोग करेंगे? तो डायनेमो का उपयोग करेंगे। विद्युत को यांत्रिक में बदलने के लिए मोटर और यांत्रिक को विद्युत में बदलने के लिए डायनेमो।
125 आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो 2 और 8 जो है इसको हम किस समूह में पाएंगे? तो समूह 18 में पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 126 वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो भारत को वर्ष 2014 में पोलियो से आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और पोलियो का पहला टीका जो है वो जोनास सॉल्क के द्वारा विकसित किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 127 प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो प्रेरित धारा जो है ये उच्चतम कब होती है? जब कंडली की दिशा किस तरफ होती है? तो ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तब प्रेरित धारा जो है ये उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 128 निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है? तो इसमें पशु हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये पशु हार्मोन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 129 रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात की यह तकनीक संभव हुई। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक जो है ये संभव हुई है? तो ये है डीएनए अंगुली मुद्रण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 130 जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम रिप्लाई का उपयोग करते हैं। जो आदमी हमको मेल भेजा अगर उसी को हमको मेल भेजना है तो हम रिप्लाई के माध्यम से मेल भेजते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 131 यहाँ पे क्या करना है? सुमेलित करना है दवा और उससे संबंधित रोग। तो कुनैन जो है ये उपयोग किया जाता है मलेरिया में, क्रोसिन का उपयोग करते हैं ज्वर में, एविल का उपयोग करते हैं एलर्जी में और काम्पोज का उपयोग करते हैं नींद में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 132 जिसमें नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वो न्यूनतम संभावित तापमान है। तो जिसके नीचे पदार्थ जो है वो ठंडा नहीं हो सकता है वो कौन सा तापमान है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये किसका मान है? -273.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का मान है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इससे नीचे जो है वो पदार्थ जो है वो ठंडा नहीं हो सकता है। 133 दुआधारी यानी बाइनरी संख्या 111 निरूपित करती है। तो 111 जो है ये किसको निरूपित करती है? तो ये 7 को निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या है? इसको कैसे लिखते हैं? तो ये 0 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे, ये 2 प्लेस पे है। तो 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 × उसके बाद क्या 2 के पावर 1 प्लस 1 × 1 के पावर 0। तो ये कितना हो गया? 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि ये 7। 134 बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलर बहुलक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 135 कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? तो ये हो जाएगी गामा, एक्सरे, यूवी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो। ये सब जो है ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आज ये हमारा यहाँ पे सेट नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 5 में। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम पे अपलोडेड है PDF, आपको बस जाके ज्वाइन कर जाना है टेलीग्राम। हमेशा उसमें सारा PDF आपको अवेलेबल मिलेगा। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।